हाँ भाई, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लिखें हाउ टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये पता कैसे लगाया जाता है। ठीक है, हाउ टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करेंगे उससे पहले हमें कुछ टर्म सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप, कायरल एंड अ कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, एक और नई चीज आ गई, कायरल एंड अ कायरल मॉलिक्यूल। ठीक, सबसे पहले हम देख रहे हैं कायरल के बारे में। लिखें जरा, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या है। विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, on their mirror image are called chiral, and this property is called chirality, what does it mean? देखो, इसको ऐसे समझिए जरा, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ मिरर है, दिस इज व्हाट, मिरर। अब एक बात बताओ, अगर मैं मिरर के सामने अपने हाथ को ऐसे रखूंगा, मान लो मैंने अपने हाथ को ऐसे रख दिया, तो जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? इस तरीके से। बोला यस और नो, बनेगी नहीं बनेगी? अगर मैं यहाँ पे देखो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे कि मान लो ये हमारा मिरर है, अगर मैं यहाँ P बनाऊंगा इस तरीके से, P को मैंने मिरर के सामने रख दिया, तो इमेज कैसे बनेगी? इस तरीके से। बोलो, अगर मैं F बनाऊंगा तो इमेज कैसी बनेगी? इस तरीके से। बोलो, अगर मैं R लिखता हूं, R, अगर मैंने R को मिरर के सामने लिखा तो इमेज कैसी बनेगी? इस तरीके से। बोलो, तो एक बात बताओ, ये अल्फाबेट है P और ये इसकी मिरर इमेज है। अगर मैं इस मिरर इमेज को उठा करके इसके ऊपर लाऊं तो क्या ये इसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा? यस और नो? नहीं कर पाएगा। तो अगर मिरर इमेज अपने ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज अपने ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर ले, ढक ले, तो हम कहेंगे कि मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल ऑन दी ऑब्जेक्ट। मिरर इमेज कैसी हो गई? सुपर इम्पोजेबल। और अगर वो उसको कवर नहीं कर पाए तो मैं क्या कहूंगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या कहूंगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो देखो, ये वर्ड हमारा यहां से आया, नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे कि अब देखो एग्जांपल, अगर मैंने अपने हाथ को यहां रखा मिरर के सामने तो इमेज ऐसा बनेगा। अब इस इमेज को उठा के मैं यहां लाऊं तो क्या ये इसको पूरी तरीके से ढक पा रहा है, कवर कर पा रहा है? नहीं। तो मैं बोलूंगा कि हमारे हाथ की जो मिरर इमेज है वो हमारे हाथ के ऊपर कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नहीं समझ में आ रही? तो पॉइंट क्या है? वो ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर कैसे होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे? कायरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कायरल, और उनके इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? कायरलिटी। बात समझ में आ रही है? एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल तो यही है, पेयर ऑफ हैंड्स, है ना। हाथों का जो पेयर है वो क्या, कैसा एक दूसरे के ऊपर? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो उसे मैं क्या बोलूंगा? दैट इज कायरल। हाथ कैसे हैं हमारे? कायरल। और उनकी इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलूंगा? कायरलिटी। ठीक, और एंड सम अल्फाबेट्स, कुछ अल्फाबेट्स भी हैं हमारे, अल्फाबेट्स लाइक, है ना, ये सामने ये आपकी P है ना, R है, F है, E है ना, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। क्यों भाई? जैसे D होगा, C होगा, एटसेट्रा। ये सारे के सारे कैसे हैं?
नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, यानी कि ये सारे के सारे हैं कायरल, और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, कायरलिटी। बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट तो हमें ये समझ में आ गया कि कायरल होते क्या है, कायरल मॉलिक्यूल कौन से होंगे। अच्छा, हमने तो बात मॉलिक्यूल की करनी है, तो मॉलिक्यूल अभी तो हमने नॉर्मल एग्जांपल दिए हैं, है ना, नॉर्मल एग्जांपल दिए हैं, अल्फाबेट या हाथ का एग्जांपल दे दिया। मॉलिक्यूल में क्या है, एक मॉलिक्यूल को यहाँ रखा, उसकी मिरर इमेज यहाँ बनी। अगर मिरर इमेज मॉलिक्यूल के ऊपर या मॉलिक्यूल मिरर इमेज के ऊपर पूरी तरीके से ढक दिया उसने, तो कैसा हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल। और नहीं ढक पाया तो कैसा हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कायरल। नहीं समझ में आ रहे? ठीक है, तो कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कोई दिक्कत? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अकायरल के बारे में। अकायरल जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, अकायरल। ठीक, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, द ऑब्जेक्ट्स which are superimposable, which are superimposable on their mirror image, on their mirror image are called अकायरल। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, अकायरल। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ये इस तरीके से। अब इसकी इमेज कैसी बनेगी, ऐसी ही बनेगी। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो पूरी तरह ढक जाएगा ये, तो ये कैसा हो जाएगा, सुपर इम्पोजेबल। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, है ना, या सर्कल ले लो। अच्छा, बहुत सारे अल्फाबेट भी हैं, एंड सम अल्फाबेट्स। कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे? जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूं इधर, मान लो मैंने ले लिया H। अब इसकी मिरर इमेज तो ऐसी ही बनेगी। अब इसको उठा के मैं इसको ऊपर रख दूंगा तो कब उसे पूरा ढक लेगा, तो कैसा हो जाएगा, सुपर इम्पोजेबल। तो सम अल्फाबेट्स लाइक H, बोलो यस और नो। X, ठीक है, M, ठीक, W, ठीक है, O, इस तरीके से। अब बताओ कोई दिक्कत है? नॉन सुपर इम्पोजेबल कायरल और अकायरल में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। पहला पॉइंट तो यह है कि ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर अकायरल एंड अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर कायरल। तो जो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है वो कैसे होते हैं, हमेशा कायरल, और जो सिमेट्रिकल होंगे वो कैसे होंगे, अकायरल। ठीक, दूसरा जो पॉइंट है वो समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि कायरलिटी is necessary and sufficient condition, sufficient condition for a molecule to be optically active। कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, कायरलिटी। अगर मॉलिक्यूल में कायरलिटी हुई तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और मॉलिक्यूल में कायरलिटी नहीं हुई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात समझ रहे हैं? अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि भाई एक बात बताओ, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो ऐसी क्या कंडीशन है कि जो इसमें हो जाए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा? सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, कायरल। नहीं समझ पा रहे? कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऐसी क्या शर्त होनी चाहिए कि उस शर्त को अगर ये फुलफिल कर रहा हो तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाए, ऑप्टिकली एक्टिव। एक ही शर्त है कि मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, कायरलिटी। या ऐसे बोल दो कि मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। बात तो एक ही है, फिर वो कैसा हो जाएगा, कायरल। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया कि जो कायरलिटी है वो कैसी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। ठीक है।
नोट करिए। नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट if a molecule has chirality it will be optically active or if it has no chirality it will be optically inactive। ठीक, लेकिन अगर मॉलिक्यूल की अगर एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाए और मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, ये हम कैसे कर पाएंगे? भाई क्वेश्चन ये है कि मान लो आपको एक मॉलिक्यूल आपको दे दिया, एक मॉलिक्यूल बना के स्ट्रक्चर उसकी बना के दिखा दी। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में आप बैठे हो तो आपको मॉलिक्यूल का एक 3D मॉडल मिल गया, एक शीशा मिल गया, उसमें आपने मिरर इमेज बनाई और मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रख दी, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया। तो आपने क्या बोल दिया कि साहब ये तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है मिरर इमेज इसकी, इसका मतलब ये कायरल है और इसमें कायरलिटी होगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको किसी न किसी ट्रिक का यूज करके ही पता करना पड़ेगा कि उसमें कायरलिटी है या उसमें कायरलिटी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं इस बारे में। तो देखो, कायरलिटी कैन बी चेक्ड, कायरलिटी कैन बी चेक्ड बाय POS एंड COS। देखो ऐसा है, हमारे पास बहुत सारे टाइप की सिमेट्री होती है, सिमेट्री। तो उनमें से दो टाइप की सिमेट्री मैं बता रहा हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में हमें ये पूछ लिया जाए, भाई आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया गया और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो बस हमें दो चीज़ देखनी है, इसमें POS है कि नहीं है, इसमें COS है कि नहीं है। अगर उसमें POS भी नहीं है, उसमें COS भी नहीं है, तो पक्का ये कैसा होगा? कायरल। और जब पक्का कायरल होगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं समझ पा रहे? तो ये POS और COS होती क्या है वो समझ लो जरा। तो सबसे पहले POS क्या बोलेंगे इसको? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। नोट करिए। अब प्लेन अभी समझाते हैं। along which if a molecule is divided, molecule is divided into two equal halves such that both equal half are mirror image, are mirror image of one another, then it is called POS. It is called POS. देखो जरा ऐसे समझने की कोशिश करो। जैसा कि मान लो हमारे पास, जैसे मैं अभी इस डस्टर को ले लेता हूँ, ठीक है, इस डस्टर को हम अपना मॉलिक्यूल मान लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्लेन हैं, जैसे एक प्लेन ये हो गया है ना, एक ये इस तरीके से हो गया, एक ये इस तरीके से हो गया। सपोज करिए मैं इसको इस वाले प्लेन के अलोंग दो हिस्सों में काट देता हूँ, तो जो दोनों हिस्से मुझे मिलेंगे है ना, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया तो एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, क्या वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे? यहाँ पे होंगे नहीं होंगे? होंगे। अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से काट देता हूँ तो जो दोनों हिस्से आएंगे क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे? होंगे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी भी प्लेन के अलोंग अगर हम मॉलिक्यूल को दो इक्वल हिस्सों में काट दें और दोनों जो उसके इक्वल पार्ट हैं वो एक दूसरे की क्या हो जाएं? मिरर इमेज हो जाएं, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर POS है। नहीं समझ पा रहे? किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी प्लेन के थ्रू अगर दो हिस्सों में काटने पे, जितने भी प्लेन है सब में चेक करना है वन बाई वन, दो हिस्सों में तोड़ने पे दोनों हिस्से उसके एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएं, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? POS है। ठीक, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में तो ये सभी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, POS और COS है ही नहीं सिलेबस में, थोड़ा बता दे रहा हूँ बस। दूसरा है आपका COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको जरा समझिए। इफ ऐसे करो, अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ एनी मॉलिक्यूल
A point at the center of any molecule along which या through which करो, through which if a straight line is drawn, then at equal distance in opposite direction, identical groups are present. Then it is called COS. It is called COS. इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे कि मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ठीक है, H और ये CH3, ये H और दिस इज CH3, ठीक है। अब इसको ऐसे सोचो कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे इमेजिन कर लिया है, यहाँ सेंटर में एक पॉइंट इमेजिन कर लिया और इस पॉइंट से होते हुए मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची इस तरीके से। तो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है? यस, है कि नहीं है? इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे क्या सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट हैं? इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा? COS, इट हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर किसी ऐसे अगर मैं लाइन ऐसे खींचूं इधर और इधर की तरफ, तो थोड़ा हमने स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बनाया है, तो इधर भी H आ जाएगा और इधर भी H आ जाएगा। तो एक ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके सेंटर से अगर हम एक लाइन खींचें और उस लाइन पे इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, तो मॉलिक्यूल में क्या होगा? COS। कोई एक लाइन भी खींचने पे अगर ऐसा हो रहा है तो मॉलिक्यूल है जो COS। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या पॉइंट आपको बता रहा हूं। देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो वो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में कायरलिटी है या नहीं है। अगर मॉलिक्यूल में कायरलिटी है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मॉलिक्यूल में कायरलिटी नहीं है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और कायरलिटी है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? POS और COS। अगर किसी मॉलिक्यूल में ना POS है और ना ही COS है तो वो मॉलिक्यूल में 100% क्या होगी? कायरलिटी, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो मॉलिक्यूल में ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ना COS होना चाहिए और ना ही POS होना चाहिए। बात समझ में आ रहे हैं? ठीक, तो इसके लिए मैं चाहूं तो यहां पे ये लिख सकता हूं, एक पॉइंट और लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं कि अ मॉलिक्यूल विद नो POS एंड नो COS, है ना, इसको थोड़ा, नो POS एंड नो COS इज ऑलवेज कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो मॉलिक्यूल कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा? जब उसमें ना POS होगा ना उसमें COS होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। हालांकि ये जो मैंने कराया ये एक्स्ट्रा ही है सिलेबस में। आपसे अगर 12th लेवल पे ये पूछा जाए कि मॉलिक्यूल कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो आपको जवाब देना है जब उसमें कायरलिटी होगी। लेकिन थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे तो वहां पे देखो 12th लेवल में इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता कि आपको एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देके आपसे ये पूछ ले कि बताओ मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऐसा 12th में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, हायर लेवल में पूछा जाएगा। अगर वहां पे ऐसा क्वेश्चन आता है, वो आपसे ये पूछ ले कि भाई ये बताइए मॉलिक्यूल आपके सामने स्ट्रक्चर बना दी कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो आपको उस स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू फाइंड आउट POS और COS। अगर उस स्ट्रक्चर में POS भी नहीं है और COS भी नहीं है तो पक्का वो मॉलिक्यूल वो कायरल होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। ये ट्रिक होता है पता करने का।
लेकिन 12th लेवल पे आप चाहें तो इस पूरे को इग्नोर भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखें कि कायरलिटी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, कायरलिटी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं भी पीओएस और सीओएस के बारे में नहीं दे रखा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिया है, नोट करो। अ कार्बन टू विच 4 different substituents are attached, या are bonded भी बोल सकते हो। A carbon to which 4 different substituents are attached is called asymmetric carbon, asymmetric कार्बन, या इसको बोलते हैं कायरल सेंटर, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। इसको जरा ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास ये कार्बन है, इधर H लगाए, इधर OH लगाए, इधर CH3 लगाए और इधर के क्या लगाए C2H5। तो ये एक ऐसा कार्बन है जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल है, इथाइल है, इधर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप और इधर H लगा हुआ है। तो ऐसा कोई भी कार्बन जिसके चारों ग्रुप अलग अलग हों, है ना, अ कार्बन टू विच 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड, सच कार्बन इज कॉल्ड असमेट्रिक कार्बन। ऐसे कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, असमेट्रिक कार्बन, या इसको मैं बोलूंगा कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, कायरल सेंटर। ठीक है, अब पॉइंट ये जो आपको समझना है वो ये है, कायरल सेंटर क्या समझ में आ गया, एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, एक ऐसा कार्बन जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हों, उस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन, या उसे कायरल सेंटर कह देंगे, या उसे स्टीरियो सेंटर कह देंगे। अब आप ऐसे समझो, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ मॉलिक्यूल ऑफ organic compound which contains only one chiral center, only one chiral center is always chiral and has chirality, so it is always optically active, it is always optically active। इसका मतलब क्या है ये समझो। देखो ऐसा है कि जैसे मान लो आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में अगर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, ठीक है ना, इफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ओनली वन कायरल सेंटर, एक ही कायरल सेंटर, एक से ज्यादा नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा कैसा होगा, कायरल होगा। कैसा होगा वो मॉलिक्यूल, कायरल, और उस मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा ही क्या होगी, कायरलिटी, और वो कंपाउंड हमेशा कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसके अंदर क्या चीज होना चाहिए, उसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जब उसके अंदर कायरलिटी होगी। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में अगर कायरलिटी है तो वो कंपाउंड कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और कायरलिटी चेक करने का क्या तरीका है, हालांकि मैंने बताया है आपको अभी कि कायरलिटी चेक करने के 2 तरीके हैं कि आप उसमें देख लो पीओएस और सीओएस, हालांकि हमारे सिलेबस में तो नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, तो पक्का मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल, और उसके अंदर है कायरलिटी, और वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका और बता दिया कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही क्या है, कायरल सेंटर है, सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है, तो वो कंपाउंड 100% कैसा होगा, कायरल होगा, उसमें कायरलिटी होगी और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए जिसमें आपको क्लियरली एक एसिमेट्रिक कार्बन नजर आ रहा है, तो उस कंपाउंड में आपको पीओएस और सीओएस चेक करने का भी जरूरत नहीं है।
बिना पीओएस और सीओएस चेक करे आप सीधे ही बोल दोगे कि अगर उसमें एक ही कायरल सेंटर है, एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब वो कंपाउंड कैसा है, कायरल, और वो कंपाउंड में कायरलिटी है, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास फिर मैं एक बार आई विल रिपीट माय वर्ड्स वंस मोर कि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा कि आपको कोई कंपाउंड देके पूछ ले कि आप बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, थोड़े हायर लेवल पे आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो अब दो तरीके आपके पास आ गए पहचान करने के, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। पहला आप देख लो उसमें पीओएस और सीओएस दोनों है कि नहीं है, अगर दोनों नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और दूसरा क्या है, अगर कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है तो भी वो कैसा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसके अंदर कायरलिटी होगी और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा कायरल सेंटर आ गई, एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन आ गई, तो फिर आपको उस केस में पीओएस और सीओएस चेक करना पड़ेगा। अब आप आंख बंद करके ये नहीं बोल सकते कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर आ गए तो नहीं बोल सकते आप, लेकिन एक ही है तो आप बोल सकते हैं कि कंपाउंड कैसा ऑप्टिकली एक्टिव, आंख बंद करके बोल दीजिए। समझ में आ रहे हैं? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम एक नोट लिख सकते हैं, अ मॉलिक्यूल with no POS and no COS has chirality, है ना। अगर मॉलिक्यूल में न POS है ना उसमें COS है, has chirality, so it is always ऑप्टिकली एक्टिव। हमेशा मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, दूसरा पॉइंट आप ये भी याद रखें कि अ मॉलिक्यूल विच हैज ओनली वन कायरल सेंटर, विच हैज ओनली, अब ये भी बताया है, विच हैज ओनली वन कायरल सेंटर, अ मॉलिक्यूल विच हैज ओनली वन कायरल सेंटर is also having chirality, so it is also, ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा हमेशा, मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, इसका भी मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, चलिए तो ये नोट करिए, क्लियर पॉइंट हो गया है। अगर ये पता करना हो कि मॉलिक्यूल में ऑप्टिकली एक्टिविटी है कि नहीं है, तो सिंपल तरीका है, अगर उसमें न पीओएस है न सीओएस है तो उसमें कायरलिटी है, और कायरलिटी है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और दूसरा क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर, एक ही एसिमेट्रिक कार्बन नजर आ रहा है तो भी मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी है, तो भी वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कई साल पहले, मतलब अभी आया है 1-2 साल पहले ही। लिखो, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। किसी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। क्यों भाई, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या होनी चाहिए, कायरलिटी। अगर कायरलिटी है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं है तो नहीं होगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है तो कायरल होता है, उसमें कायरलिटी होती है और वो कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, देयर इज ओनली वन कंडीशन, लिख लीजिए, देयर इज ओनली वन कंडीशन दैट मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज should be non superimposable on one
NF। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज दोनों कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे तो उसमें कायरलिटी होगी, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है।